डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो के अंदर जो थे हमने अपने चैप्टर्स को कवर किया। ठीक है, आज जो है हम जो है अपने अगले चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए बगैर ताख़ीर की चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना इस चैप्टर की अहमियत को देख लेते हैं। इस चैप्टर की जो है वो अहमियत कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इस चैप्टर की अहमियत का अंदाज़ा हम इस तरह से लगाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में से एक तो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक छोटा सा ये चैप्टर है, उस पर उसके बाद इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग है इस चैप्टर की, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस के साथ है। मतलब 11 और 13 का एक पेयर बनता है। ठीक है, इन दोनों का लॉन्ग क्वेश्चन का एक पेयर है। तो और ये दोनों ही आसान है, 11 कर लिया, 13 करने लगे हैं, और दोनों ही बहुत आसान चैप्टर्स हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स, इसकी अहमियत ये है कि छोटा सा चैप्टर, इसके अंदर से आपको एक एमसीक्यू आएगा, इसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और आपको इसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये आपके लिए बहुत आसान है और बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप लोग जो है वो उसमें अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए बगैर ताख़ीर किए इस चैप्टर को हम आगे से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर आपने जो सबसे पहली चीज़ जहन में रखनी है, ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं, तो आपने ध्यान से देखना है। हमारे पास मूवमेंट्स की ना 2 टाइप्स हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे मूवमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ से। वो कहता है मूवमेंट क्या है। मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स बॉडी पार्ट्स। ये मूवमेंट की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद मूवमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, एक होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और एक हमारे पास है लोकोमोशन। लोकोमोशन की क्या तारीफ है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जानदार की एज अ होल, एक मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर जो हरकत है, इसे लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आएँ अब हम जो है वो ये आपने जहन में रखना है, मूवमेंट की तारीफ बताएं। ठीक है, मूवमेंट की आपने डेफिनेशन बतानी है और नेक्स्ट जो है वो आपने लोकोमोशन की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम जो है अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो स्केलेटन है। स्केलेटन की आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद रखनी है कि स्केलेटन हमारे पास होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन जो है उसकी तारीफ किस तरह से की जाती है, एज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा। इसका फ्रेमवर्क हार्ड, सख्त, आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है मिले हुए स्ट्रक्चर साखते हैं, डेट प्रोवाइड, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, एनिमल्स को। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। किस तरह का ढांचा है, हार्ड, सख्त और आर्टिकुलेटेड, आपस में मिले हुए स्ट्रक्चर्स का ढांचा है, जो कि हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मूवमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो मसल्स को अटैचमेंट, साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो थर्ड है हमारे पास, वो हमारे पास है उसकी प्रोटेक्शन। ठीक है, हम इसको देखते हैं तीनों फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। जो स्केलेटन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखना है, आपने लिख देना स्केलेटन की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन और एक एक्सोस्केलेटन। आपने इसकी टाइप्स लाजमी लिखनी है, एक हमारे पास है एंडो और एक हमारे पास है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जो एक्सोस्केलेटन जो कि जिस्म के अंदर मौजूद होता है, साइड ऑफ बॉडी है, उसको क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। और एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो कि हमारे पास जिस्म के बाहर मौजूद होता है, ठीक है, इसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल डेफिनेशन लिखी है, skeleton present on the skeleton that is present on the inside of body is called endoskeleton। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन इसके फिर मिसाल में आ जाएगा, क्या है, द स्केलेटन that is present on the inside of body is called endoskeleton। और ऐसा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी मौजूद होते हैं, इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आपने दे देना आर्थ्रोपोड्स। किस क्या एग्जांपल दे देंगे एक्सोस्केलेटन में, आर्थ्रोपोड। इस तरह दरमियान में आपने लाइन लगा के लिखना है, इस साइड पे आपने लिखना है एंडो स्केलेटन और इस साइड पे आपने लिखना है एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसा स्केलेटन जो कि जिस्म के अंदर मौजूद है, एंडोस्केलेटन कहलाता है। यहाँ पे आप एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा स्केलेटन जो कि जिस्म के बाहर मौजूद है, एक्सोस्केलेटन कहलाता है। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल में आप ह्यूमन स्केलेटन की हेडिंग दे देंगे और इसकी एग्जांपल में जो है वो आप आर्थ्रोपोड्स की हेडिंग दे देंगे। किसकी हेडिंग दे देंगे, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कॉकरोच आ जाता है। ठीक है, और कॉकरोच की तरह बाकी हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोच के बाद जो एक रेड कलर का उसके पास बैग होता है, उसकी जो स्किन है वो स्किन नहीं होती, उसका एक एक्सोस्केलेटन होता है। कॉकरोच एक लार्वा होता है वाइट कलर का। ठीक है, उसके बाहर जो है वो हमारे पास जो है आप ये समझ लें कि उसका एक्सोस्केलेटन है वो। ठीक है, तो ये इसमें एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन की आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो आपने जो चीज़ करनी है यहाँ से, वो रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम है। क्या है, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के 3 ही रोल्स हैं, मैंने आपको बताया, एक प्रोटेक्शन और एक सपोर्ट है और तीसरा है मूवमेंट। आपने तीनों की एग्जांपल्स भी देनी है।
प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपने यहाँ पे बताना स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि जो स्कल है, खोपड़ी है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जो रिब्स जो हैं ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट सहारा कैसे मिलता है हमें, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वर्टिब्रल कॉलम से क्या मुराद है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को अगर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आप इस तरह से सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे बॉडी के अंदर हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट कैसे, हमारा जो स्केलेटन है ये मसल्स को एक साइड ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मसल्स यहाँ पर अटैच होते हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं ये मूव करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है कार्टिलेज। अब स्टूडेंट ये आपको एक कह लें कि आप एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है, बोन और कार्टिलेज हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं, ठीक है। बोन क्या होती है और कार्टिलेज क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। कार्टिलेज क्या है, डेंस है, गाढ़ा, क्लियर ब्लू वाइट, क्लियर बिल्कुल साफ ब्लू वाइट, नीला, ठीक है, सफ़ेद नीले माइल रंग का, फिर मजबूत जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, हड्डी से कम मजबूत होता है। कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। आपने कॉन्ड्रोसाइट्स की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है लेक्यूने की। किसकी हेडिंग देनी है, लेक्यूने की। हर कॉन्ड्रोसाइट जो है वो एक्सफ्लूइड स्पेस में पड़ा होता है जिसे हम लेक्यूना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इसकी कंपोजिशन की, किसकी, कंपोजिशन की, ठीक है। कंपोजिशन जो कार्ट्रिक्स जो है, ठीक है, जो कार्टिलेज है हमारे पास ये दो किस्म के फाइबर्स से बना है, एक है कोलेजन फाइबर्स और एक हमारे पास है इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ब्लड वेसल्स जो है वो कार्टिलेज के अंदर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम इनको डायग्राम से अगर देखें, हमारे पास ये कार्टिलेज का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको जितना भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सारा, ठीक है, ये आपको सारा जो है ये इसका मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स। ये इसका क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, गढ़े नज़र आ रहे हैं, हमारे पास है लेक्यूना। ये क्या है, लेक्यूना, ठीक है। और इस लेक्यूना के अंदर हमारे पास सेल्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे से सेल्स हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इसके मुतालिक जो थी वहाँ हम बातें थी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइलिन कार्टिलेज। स्टूडेंट्स हाइलिन कार्टिलेज का मतलब आपने याद रखना है, मजबूत होती है लेकिन लचकदार होती है। अब इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है लोकेशन क्या है इसकी, तो आपने इसकी लोकेशन को ध्यान में रखना है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियों के किनारों पर, नाक के अंदर, लैरंक्स का मतलब होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है, फेरंक्स से नीचे लैरंक्स जो है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ट्रेकिया, सांस की नाली के अंदर, और ब्रोंकियोल ट्यूब्स के अंदर हमारे पास ये जो सारी की सारी है हाइलिन कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज का नाम से ज़ाहिर इलास्टिक है, ठीक है। वो कहते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है हाइलिन कार्टिलेज की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। क्यों इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि इसके पास नेटवर्क होता है इलास्टिक फाइबर्स का, कोलेजन फाइबर्स के अलावा। इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स के अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसकी लोकेशन आपने ध्यान में रखनी है। एपिग्लोटिस और पिना। पिना कहते हैं जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, हमारे पास जो है ये पिना है, ठीक है। और हमारे पास एपिग्लोटिस मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो सांस की नाली है, ठीक है, फर्स्ट करें लैरंक्स है, लैरंक्स के ऊपर हमारे पास एक ओपनिंग होती है, इसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर इस तरह से एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है, इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, यहाँ पर मौजूद होती है। फाइब्रियस कार्टिलेज है, ये बहुत ठीक है, बहुत टफ है, बहुत सख्त है, ठीक है, और बहुत कम फ्लेक्सिबल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स जो हैं निटेड, निट का मतलब होता है बुनना, ठीक है। आपने देखा होगा स्वेटर बुन रही होती हैं, ठीक है, खवातीन, ठीक है, वो कितना आप उसके फाइबर्स कितने आपस में मजबूती से एक दूसरे के साथ जो है वो जकड़े हुए होते हैं कि उन्हें अलग भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। निट का मतलब होता है बुनना। इस तरह कोलेजन फाइबर्स जो हैं इतनी सख्त फॉर्म में एक दूसरे के साथ बुने हुए होते हैं कि बहुत हार्ड, आप समझें बहुत हार्ड है, इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स के अंदर, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क से क्या मुराद है, हमारे पास इस तरह से वर्टिब्राएं हैं, ठीक है। फर्स्ट रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी हमारे पास जो है हम आगे देखेंगे, हमारे पास एक हड्डी नहीं होती, इसके अंदर तकरीबन 26 के करीब बोन्स होती हैं, ठीक है। तो जो 2 बोन्स हैं वो आपस में फाइब्रस कार्टिलेज के जरिए आपस में मिली होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखना कार्टिलेज जो है वो आपके चैप्टर का पहला और अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है यहाँ से, ठीक है। कार्टिलेज की तारीफ करें, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम आगे देखें बोन को। बोन हमारे पास क्या है, ठीक है। स्टूडेंट बोन की डेफिनेशन यही है, बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास बॉडी के अंदर वो क्या है, बोन है। जो बोन्स हैं हमारे पास वो ना सिर्फ मूव करते हैं, ठीक है, बल्कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स को, ठीक है। और वो रेड और वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं मिनरल्स को, ठीक है। स्टूडेंट्स को हम देख लेते हैं, हमारे पास जो एक हड्डी है ना, उसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ, ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज ये एक हड्डी है, ठीक है, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, टॉम एंड जेरी में ऐसे ही है
ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास जो हड्डी है ना, ये इसका ये वाला साइड, यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है रेड बोन मैरो। क्या होती है? ये रेड बोन मैरो होती है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद होती है येलो बोन मैरो। अगर येलो बोन मैरो का मैं कलर चेंज करके मैं येलो ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है येलो बोन मैरो, और ये जो ऊपर मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये रेड बोन मैरो होती है यहाँ पर, ठीक है। ये रेड बोन मैरो है और ये क्या होती है? येलो बोन मैरो, ठीक है। कलर सही नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये येलो बोन मैरो। अब ये जो रेड बोन मैरो ना, हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कलर्स हैं, सॉरी कलर्स कह रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, जितने भी सेल्स हैं वो सारे रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अभी हड्डी का हिस्सा यहाँ पर बनते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मिनरल्स द्वारा डिपॉजिट होते हैं। क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं हमारे अंदर। मिनरल्स जो हैं वो किस तरह के मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं, इसको भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर होता है कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कैल्शियम के अलावा हमारे पास पोटाशियम, काफ़ी सारे हैं इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बोन है, उसका फंक्शन है, ठीक है। बोन्स के हमारे पास आप इसके समझ लें, बोन्स की हम आप ये टाइप कह लें, टाइप नहीं आप इसकी लेयर्स कह लें। बोन की 2 लेयर्स होती हैं। द हार्ड आउटर लेयर है ना जो, इसकी आप क्या टाइप्स नहीं बनेंगी, इसकी लेयर्स की हेडिंग बनेगी, लेयर्स की, ठीक है। बोन की 2 लेयर्स होती हैं हमारे पास। जो हार्ड आउटर लेयर इसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और जो इनर है इसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। कॉम्पैक्ट जो है सख्त है इसके, ठीक है। स्पॉन्जी स्पंज को ही कहते हैं, जो स्पंज आपने देखी हुई है ना, स्पंज, ठीक है, अक्सर कॉस्मेटिक्स में भी होती है, ठीक है। बर्तन वगैरह धोने के लिए स्पंज को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत नरम होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और बोन मैरो भी होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा था जो हाइलिन कार्टिलेज है, अगर आप यहाँ पे दोबारा देखें, हाइलिन कार्टिलेज जो है कवरिंग एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स के एंड पे होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग बोन्स है हमारे पे इस तरह से आपस में हाइलिन कार्टिलेज के जरिए मिली होती हैं। क्यों मिली होती हैं? क्योंकि जब हड्डियाँ मूव करती हैं ना जॉइंट्स पर, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से हड्डियाँ जो है वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज की वजह से मिली। और ये जो वर्टिब्राएं हैं आपको नज़र आ रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं, ये हमारे पास जो है फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास बोन है, ठीक है। बोन का स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा है। आउटर लेयर जो है कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। इनर लेयर जो है हमारे पास ये स्पॉन्जी बोन है, और स्पॉन्जी बोन के अंदर आपको बोन मैरो, ये देखें येलो बोन मैरो जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और ये रेड बोन मैरो होता है यहाँ पर सारे ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो आपने बताना है कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं। सेल्स ऑफ कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और बोन सेल्स जो हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज की तरह हमारे पास जो है मैट्रिक्स जो है बोन्स का, बोन्स की मैट्रिक्स से मुराद है बोन्स के अंदर जो आपको जितना भी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सारे उसकी जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखें, कार्टिलेज है ना जो, और बोन है, ठीक है, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, दोनों क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। बोन को हम कहते हैं हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जो कार्टिलेज है वो लेस स्ट्रॉन्गर है देन बोन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में हमारे इसके अंदर भी हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर क्या हो, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स हैं, अगर इस कोलेजन फाइबर्स के अंदर हम मिनरल्स को डिपॉजिट करते हैं, किसको डिपॉजिट करते हैं, मिनरल्स को डिपॉजिट करते हैं, तो हमारे पास बन जाती हैं, बोन बन जाती हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, बेबीज़ के अंदर 300 के जो है वो छोटी हड्डियाँ होती हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं उनका 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। सॉफ्ट बोन से मुराद हड्डियाँ आपस में मिली नहीं होती, वो कार्टिलेज होती है, कितनी नरम हड्डियाँ होती हैं। बड़ा होता रहता है, उसके अंदर मिनरलाइजेशन होती है, बोन्स के अंदर मिनरल्स जमा होते रहते हैं, और 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, और उन 206 हड्डियों के अंदर, ठीक है, हमारे पास जो है वो मिनरल्स की डिपोजिशन के बाद वो मजबूत हड्डियाँ बन जाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। इस बोन्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट भी होता है, ठीक है। कार्टिलेज, ठीक है, वी नो दैट कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ऑन द अदर हैंड बोन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बोन के अंदर स्टूडेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, जिन्हें मैच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये हम फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। बोन्स के अंदर ना 3 किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, एक को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और एक को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो अभी आपके बुक के अंदर सिर्फ जो है वो ऑस्टियोसाइट लिखा हुआ है, ये 2 नाम नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने का मकसद है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड्डी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन मैच्योर बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। अभी जो बोन है ये भी आपसे इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने कैसे लिखना है, आपने बोन्स के सबसे पहले जो है उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। फिर आपने उसका फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है, बल्कि फंक्शन नहीं, आप यहाँ पे रोल की हेडिंग दीजिएगा, डेफिनेशन, और फिर यहाँ पे रोल का हेडिंग दीजिएगा, रोल क्या होता है उसका। उसके बाद रोल के बाद जो है वो आप हेडिंग दीजिएगा लेयर्स की, ठीक है। लेयर्स के बाद जो है वो आप हेडिंग दीजिएगा आगे, ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस की हेडिंग दीजिएगा, और लास्ट पे ऑस्टियोसाइट्स की हेडिंग दीजिएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बोन्स के मुतालिक और कार्टिलेज के मुतालिक। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा, ये डायग्राम्स बनाई हुई हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स ये एक आपसे एक एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एंड्रियास बेज़ालियस क्या है। ठीक है, इसको ऑनर किया जाता है क्योंकि उन्होंने एनाटॉमिकल स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्टूडेंट्स एनाटॉमी क्या होती है? ठीक है, एनाटॉमी जो है मेडिकल फील्ड है, मेडिकल की एक आप कह लें स्टडी है, एक डिसिप्लिन है। ठीक है, जिसमें हम जिस्म को चीर फाड़ करके जिस्म के हिस्सों का मुताला करते हैं, इसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, इसने एनाटॉमी के अंदर बहुत अहम काम किया था। जो बेज़ालियस था ये कहाँ पे पैदा हुआ था? ब्रिजल्स में। ठीक है, ब्रिजल्स जो है ये बेल्जियम का एक शहर है, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, उसने एनाटॉमी के अंदर बहुत सारी डिस्कवरी की थी। ठीक है, आप यहीं तक इसको जहन में रख लें, जब आपसे एंड्रिया बेज़ालियस पूछा जाएगा तो आप यहीं तक लिख देंगे। एक तो आपने इसने लिखना है एनाटॉमिकल स्टडीज़ में अहम काम, तो दूसरा आप बता दें कि उस जो है वो हमारे पास ब्राज़ील के अंदर पैदा हुआ था, जो कि बेल्जियम का एक शहर है। ठीक है, तो आपको जो है इससे नंबर मिल जाएंगे और ये आपसे एमसीक्यू भी आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन। कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन जो है, अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम्स में आपको बताऊँ, ठीक है, हम स्टूडेंट्स हमारे पास स्केलेटन के ना दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक जो है वो आपको अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, एक आपको जो है वो नज़र आ रहा है इस तरह से। ठीक है, आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है और एक जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का। अभी जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, इसे स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन। किसका नाम देते हैं? एक्सियल स्केलेटन का। और जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इसे हम नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। किसका नाम देते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास 80 हड्डियाँ होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास 126 बोन्स होती हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर 206 हड्डियाँ पूरी होती हैं। ठीक है, अब इन 80 हड्डियों के अंदर हम डिवीजन देखें, अगर ये जो हमारे पास स्कल है, स्कल के अंदर हमारे पास जो है वो 22 बोन्स होते हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। इन 22 बोन्स में से हमारे पास 14 हड्डियाँ जो हैं वो फेशियल होती हैं और 8 हड्डियाँ जो हैं वो क्रेनियम को बनाती हैं, हमारे सर को बनाती हैं, और 14 हड्डियाँ जो हैं वो हमारे चेहरे को बनाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये स्कल की हड्डियाँ हो गई 22 हड्डियाँ। उसके बाद हमारे पास पसलियाँ जो है रिब केज, 12 पसलियाँ इस साइड पे, 12 इस साइड पे, तो 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे एक दरमियान में आपको एक हड्डी नज़र आ रही है। ठीक है, इसे कहते हैं चेस्ट बोन। क्या कहते हैं? चेस्ट बोन। इसे स्टर्नम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। ठीक है, एक हड्डी ये होती है। उसके अलावा हमारे पास एक गले के अंदर एक हड्डी होती है, ठीक है, जो कि हमारी ज़ुबान के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, इसे हम कहते हैं हायोइड बोन। क्या कहते हैं? हायोइड बोन। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स तो आपको पीछे नज़र आ रही है हमारे पास जो वर्टिब्राई है, रीढ़ की हड्डी है, ये भी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बने होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज होता है। इसकी तादाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास 26 बोन्स यहाँ पर होती हैं हमारे पास। समझ आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब इन हड्डियों को काउंट करेंगे ओवरऑल, ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल 80 हड्डियाँ बन जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास हड्डियाँ होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन का अगर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर 126 हड्डियाँ होती हैं। इसके हमारे पास जो है वो 2 हिस्से हैं। ठीक है, कितने हिस्से हैं इसके? हमारे पास 2 हिस्से, एक हाथ और एक दोनों पाँव का। स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखना है, इसी जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला और ये वाला, इसे हम कहते हैं पेक्टोरल गिडल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गिडल। और हमारे पास ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं पेल्विक गिडल। क्या कहते हैं? पेल्विक गिडल कहते हैं। ठीक है, अब पेक्टोरल गिडल जो है इसके अंदर हमारे पास 2 हड्डियाँ होती हैं। एक हड्डी हमारे पास ये है जो आपको नज़र आ रही है, और एक हड्डी हमारे पास ये है, ये वाली हड्डी जिसके साथ जुड़ी है। ठीक है, एक हड्डी ये है हमारे पास, क्योंकि हमारे इस जो है तो बाजू के साथ जुड़ी है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 हड्डियाँ यहाँ पर हो गई और 2 हड्डियाँ यहाँ पर हो गई, इस साइड पे एक और एक पीछे वाली। ठीक है, 2 कितनी हो गई? 4। तो पेक्टोरल गिडल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 4 हड्डियाँ होती हैं। इस तरह गिडल के अंदर एक हड्डी इस साइड पर है, एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी है। कितनी हड्डियाँ हो गई? 2। पेल्विक गिडल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ पे दोनों हाथों के अंदर हमारे पास, ठीक है, ये फिर किसी दिन हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बल्कि जब हम सेकंड ईयर के अंदर आएंगे तो हम तो सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाते हैं, आपको मैं किस दिन, ठीक है, फिर तफसील से बताएंगे कि इसकी हड्डियों के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, किस जिस्म के किस हिस्से के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, एक हाथ के अंदर हमारे पास 27 बोन्स होती हैं, दूसरे हाथ के अंदर भी हमारे पास 27 बोन्स होती हैं। ठीक है, दोनों हाथों के मिलाकर 27 प्लस 27 जो है ये हमारे पास 54 बोन्स बन जाती हैं, और इसी तरह दोनों टांगों के मिलाकर भी 54 बोन्स बन जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ से देखें 206 हड्डियाँ होती हैं अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। ठीक है, 2 हिस्से हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है इसके अंदर हमारे पास 80 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 80 हड्डियों में से जो है 5 हिस्से हैं। स्कल में कितनी हड्डियाँ होती है? 22 हड्डियाँ। 8 जो है वो खोपड़ी को बनाते हैं, जिन्होंने ब्रेन को इनक्लोज किया होता है। 14 जो है फेशियल बोन्स हैं। जो कि स्टूडेंट्स इसके अलावा एक पॉइंट रहेगा, 6 मिडल एयर ऑसिकल्स भी होती हैं। ठीक है, 6 मिडल एयर ऑसिकल से मुराद है कान के अंदर हमारे 3 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी 3 हड्डियाँ होती हैं? एक का नाम है हमारे पास मैलस, सेकंड है हमारे पास, ठीक है, सेकंड को हम कहते हैं इनकस, और जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है?
स्टेपस, ठीक है। कान के अंदर ये 3 हड्डियाँ होती हैं, एक कान के अंदर ये तीन हड्डियाँ एक कान के अंदर हैं, तो 2 कानों के अंदर कितनी हो जाएंगी 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स होती हैं, एक कान के अंदर 3 होती हैं। वो जो स्टेपस है सबसे छोटी हड्डी है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है। इसको भी आपने ज़हन में रखना है, ये भी आपसे एमसीक्यू आ सकता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस, ठीक है। देयर इज आल्सो हायोइड बोन इन नेक, गर्दन के अंदर हमारे पास एक हायोइड बोन होती है। वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 26 हड्डियाँ होती हैं। जो चेस्ट है हमारे पास वो भी एक चेस्ट बोन से मिलकर बनी होती है, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा 12 जोड़े या फिर 24 पसलियाँ होती हैं। पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 हड्डियाँ होती हैं। पेक्टोरल गिडल जो है 4 हड्डियों से मिलकर बना है। आर्म्स के अंदर 6 हड्डियाँ होती हैं और दोनों हाथों के अंदर 54 बोन्स होती हैं, ठीक है। पैल्विक गिडल जो है इसके अंदर भी 2 हड्डियाँ हैं। लेग्स के अंदर 6 बोन्स हैं और दोनों पाँव के अंदर 54 बोन्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, एक हड्डी ये और 2 ये आर्म्स की, 3 एक हाथ में और 1 और 2 और ये 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग दूँ, ठीक है, यहाँ पर तो 1 ये 2 और ये 3, इस तरह 1 2 और ये 3 एक हाथ में 3 हड्डियाँ, तो बाजू में 6 हड्डियाँ होती हैं। जैसे हमारे पास पाँव हैं, दोनों हाथ हैं, इसका मैंने आपको बता दिया। दोनों हाथों में बस, ठीक है, एक हाथ में 27 हड्डियाँ होती हैं, दूसरे हाथ में भी 27 54 हड्डियाँ। इस तरह अगर आप लोग पाँव में देखें, ठीक है, पाँव में भी हमारे पास 1 2 और ये 3, इस तरह 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 हड्डियाँ हमारे पास, एक, ठीक है, 6 हड्डियाँ यहाँ पे हो गई और दोनों पाँव में हमारे पास कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, 27, ठीक है। दोनों पाँव में 54 हड्डियाँ होती हैं, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के अलावा आपके पास एक एमसीक्यू ये भी है, वो कहते हैं यू कैन सी द डायग्राम द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। थाई बोन कौन सी है स्टूडेंट्स, ये वाली बोन, इसे हम कहते हैं थाई बोन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, थाई बोन है, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखें, मैं इसको कलर चेंज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये थाई बोन है और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। और सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है हमारे पास, सबसे शॉर्टेस्ट बोन है स्टेपस की, ठीक है। इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो अपर जा है हमारे पास वो फिक्स होता है स्कल के साथ, ठीक है। अगर आप देखें ना, आप अपने अपर जा को मूव नहीं करवा सकते, आप निचले जबड़े को मूव करवा सकते हैं। जो ऊपर जबड़ा है वो स्कल के साथ, खोपड़ी के साथ फिक्स हुआ होता है, जबकि जो निचला जबड़ा है हमारे पास, ठीक है, वो जो एंड इज कम्पोज ऑफ 2 बोन, जो ऊपर वाला जबड़ा है 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो लोअर जो है वो मोबाइल है, मूव कर सकता है और स्कल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लोअर वर्टिब्रेट्स में स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स का जिक्र है, ठीक है। हमारे पास वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। लोअर वर्टिब्रेट जो लेस कॉम्प्लेक्स है, हायर वर्टिब्रेट जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम देखते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो लोअर जो है वो एक से ज़्यादा हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वाइल इन मैमल्स, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। ये मैमल्स जो हैं ये हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। लोअर वर्टिब्रेट जो पहले के वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें आप देखें निचला वाला जबड़ा 1 2 3 4 5 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, जबकि मैमल्स में अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला जबड़ा एक ही हड्डी से मिलकर बना होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन। ड्यूरिंग एवोल्यूशन मैमल्स मॉडिफाइड द लोअर जॉ बोन्स एंड इनकॉर्पोरेटेड 4 ऑफ देम इनटू द मिडिल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। एवोल्यूशन कहते हैं जब वक्त चेंज हो रहा था, वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, ठीक है, नए जानदार बनते हैं। तो मैमल्स कहते हैं ऐसे जानदार इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं जो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड 4 ऑफ देम इनटू द मिडिल ईयर ऑसिकल्स, मैलस एंड इनकस इन बोथ हेयर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है जब एवोल्यूशन के दौरान उन्होंने 4 हड्डियों को, ठीक है, ये दोनों कानों में, ठीक है, मैलस और इनकस में उन्होंने क्या कह दिया, चेंज कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। एवोल्यूशन के दौरान मैमल्स हैं उन्होंने निचले जबड़े मॉडिफाइड किया और इनकॉर्पोरेट का मतलब जमा कर देना ऑफ देम इनटू द मिडिल ईयर ऑसिकल्स, मतलब मैमल ने किया निचले जबड़े मॉडिफाई किया और से जो 4 हड्डी थी उन 4 हड्डियों में से यहाँ पर बाकी 4 नहीं है, बाकी 4 कहाँ पर गई, वो इवॉल्व कान के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एयर, ठीक है। एयर 2 हड्डियाँ एक कान के अंदर हैं और 2 हड्डियाँ एक कान के अंदर। वो कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, मैलस और इनकस, और यहाँ पर भी मैलस और इनकस, समझ आ रही, ठीक है। वो कहते हैं ये जो अडेप्टेशन है ये मैमल्स के लिए बेनिफिशियल साबित हुई और उन्हें हेल्पिंग के अंदर बहुत मदद मिली, क्योंकि हमें पता है कि जो हेयरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें मैलस इनकस के साथ जो है वो ठीक है, वाइब्रेशन जो है मैलस तक आती है, मैलस इनकस को देती है, इनकस आगे स्टेपस को देती है, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है ये इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जहन में रख लेना है। किस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ एवोल्यूशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग हेयर, ठीक है। हाउ एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन ने जो है हेयरिंग को इम्प्रूव करने में किस तरह से मदद की है, ठीक है। हाउ एवोल्यूशन इम्प्रूव्स हेयरिंग, ठीक है। आपको जब इस तरह से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका हेडिंग दे देनी है, ठीक है। और आपने लोअर जा के मुतालिक जब आपसे पूछेगा तो आपने ऊपर वाला बता देना है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, इसमें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स के बाद इस चैप्टर का बहुत आसान वेरी इजी टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या है, जॉइंट इज़ द लोकेशन, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे पास 2 या ज़्यादा हड्डियाँ जो है वो आपस में मिलती हैं, ठीक है। मिलकर क्या करती हैं, दे अलाउ मूवमेंट्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मिनरल्स करती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जॉइंट्स की 3 टाइप्स आपके बुक में लिखी हुई हैं,
इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो कि हल्का सा मूव करते हैं, और मूवेबल जो कि वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से? जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन्स, स्कल खोपड़ी के जो बोन्स हैं इनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में क्या आता है? जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्राई के दरमियान, ठीक है, मूव कर सकते हैं ना अपनी वर्टिब्राई को, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स हैं, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आता है? ठीक है, शोल्डर जॉइंट आ जाता है, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है, सारे जॉइंट जो है इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। शोल्डर जॉइंट ये वाला हमारे पास, ठीक है। हिप जॉइंट जो है, ठीक है, हिप जॉइंट जो है अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, हिप जॉइंट जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो जॉइंट है ये हमारे पास हिप जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है ये नी जॉइंट है, ठीक है, जैसे आप जॉइंट कहते हैं, तो ये सारे मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके आगे उसके बाद एक हमारे पास जॉइंट और एक कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। हिंज जॉइंट देखेंगे यहाँ पर हिंज जॉइंट बना हुआ है, हिंज कहते हैं दरवाजे के कब्जे को, ठीक है। जो डोर होता है आपने देखा होगा डोर बंद है, ठीक है, और ये डोर जो है ओपन हो गया, दरवाजा जो है वो 90 डिग्री पर मूव करता है, ठीक है, इससे उसे हिंज कहते हैं, ठीक है। अभी जो हिंज जॉइंट से मूव बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जिस तरह दरवाजे का हिंज होता है और एक ही प्लेन में मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो नी और एल्बो जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट जो है आप इसको चाहे 360 डिग्री रोटेट कर लें, ठीक है, और नी जॉइंट जो है वो ठीक है, नी जॉइंट ये हमारे ठीक है, नी और ये सॉरी ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, ये हमारे पास है एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये एल्बो जॉइंट है, ये एक ही प्लेन में मूव करते हैं, इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा एक ये एल्बो जॉइंट, और इस तरह जो पाँव का है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाऊं, ठीक है, ये हमारे पास एल्बो जॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट और ये नी जॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास हिप जॉइंट और इससे ऊपर जो है ये हमारे पास जो है ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें होपफुली क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पेपर में पूछता है डिफरेंस बताएं, डिफरेंस आपने किसके दरमियान बताना है? टेंडन और लिगामेंट के दरमियान क्या फ़र्क है? 3 फ़र्क स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं, आपने बताना है द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल विद बोन। क्या? ध्यान से देखें यहाँ पर, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की वो टाइप लिख लें अगर आपको नहीं समझ में आ रही। जैसा देखें, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन इज कॉल्ड टेंडन। कनेक्टिव टिश्यू की वो टाइप जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन। देखिए ये मसल है हमारे पास और ये हमारे पास हड्डी है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे जुड़ा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की वो टाइप जो कि हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ती है इसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पे देखें कितने लिगामेंट है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, दोनों आपस में लिगामेंट्स के जरिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसका पहला टाइप है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है, जो अब देखें टेंडन है, जब हम मूव करते हैं, फर्स्ट करें मेरा ये हाथ है ये मूव कर रहा है, अभी मसल है, मसल ने मेरे हाथ को खींचना है, ठीक है। अब मसल जब इसको खींचेगा तो ये जो खींचने वाली चीज़ है ना, ये टेंडन जो है ये हमारे पास नॉन इलास्टिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन इलास्टिक, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारे पास, ठीक है, तो अगर ये इलास्टिक हुई तो मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, हड्डी तो आएगी आगे आएगी ही नहीं, मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। तो नॉन इलास्टिक होना चाहिए। तो टेंडन जो है हमारे पास ये क्या होता है? इलास्टिक। लिगामेंट्स हैं ये क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। क्यों इलास्टिक होते हैं? क्योंकि फर्स्ट करें मेरे फिंगर्स है, मेरी फिंगर्स के दरमियान यहाँ पर लिगामेंट्स मौजूद हैं, और जब मैं इस तरह से फिंगर्स को मूव कर रहा हूँ अगर ये इनइलास्टिक हो ना हो तो टूट जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये इलास्टिक होते हैं जिसकी वजह से हमें मूवमेंट्स में मदद मिलती है, ठीक है। ये इसका सेकंड पॉइंट। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में क्या लिखना है? ठीक है, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू की वो टाइप जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ती है वो टेंडन है, जो मसल को हड्डी के साथ जोड़ती है वो क्या है? लिगामेंट है, ठीक है। उसके बाद जो टेंडन है हमारे पास ये नॉन इलास्टिक होते हैं, लिगामेंट जो है क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। थर्ड है हमारे पास वो क्या है? ठीक है, लिगामेंट्स जो है हमारे पास ठीक है, दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें ये क्या करते हैं? टेंडन क्या फंक्शन में लिख देंगे, ठीक है, ये मूवमेंट्स करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन मूवमेंट्स, ठीक है, इसका फंक्शन में क्या लिखेंगे? दे हेल्प इन मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स में मदद देते हैं। और आपने बताना है इसके फंक्शन में लिख देंगे दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स, ये जॉइंट्स को डिसलोकेट नहीं होने देते, ठीक है। तो आप डेफिनेशन, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट जो लिखेंगे वो इलास्टिसिटी का लिखेंगे, और थर्ड पॉइंट जो है वो आप इसकी फंक्शन का लिखेंगे, इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 3 हेडिंग्स में 3 पॉइंट दरमियान में लाइन लगानी है, आपने इस तरह से 3 फ़र्क बताने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में आपने डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड में आपने इलास्टिसिटी, और थर्ड में आपने फंक्शन लिखना है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन इज कॉल्ड टेंडन, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट, ठीक है। टेंडन जो होते हैं वो हमारे पास ठीक है नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं, जबकि लिगामेंट जो है वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं। और फंक्शन क्या है? जो टेंडन है ये मूवमेंट्स में मदद करते हैं, और जो लिगामेंट है ये हमारे पास ठीक है प्रिवेंट करते हैं डिसलोकेशन ऑफ बोन स्क्वायर जॉइंट्स पर, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो अगला टॉपिक जो है मसल्स एंड मूवमेंट का है। इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन बहुत हैं,
इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन क्या होता है, ठीक है। आपने बताना वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन, दिस एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड ऑरिजिन। मसल का एक किनारा हमेशा एक इमूवेबल बोन से अटैच होता है, इसे ऑरिजिन कहते हैं। यहाँ से हमारे पास ये इंसर्शन की डेफिनेशन, इंसर्शन क्या है, मसल का दूसरा किनारा जो है मूवेबल बोन से जुड़ा होता है, जिसे हम इंसर्शन कहते हैं। हम सबको आगे देखते हैं, समझ आ रही, ठीक है। ये इसके बाद हमारे पास एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब एंटागोनिस्टिक पेयर होता है, दोनों मसल हैं वो जॉब करते हैं, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा रिलैक्स करता है, और इस फिनोमेना को हम एंटागोनिज्म कहते हैं। तो ये एंटागोनिज्म की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब चाहे एंटागोनिस्ट पूछ ले चाहे एंटागोनिज्म पूछ ले, आपने लिखनी यही है। अब इसकी मिसाल क्या देनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये आप डेफिनेशंस के भी निशान लगा लें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे आगे हमारे पास जो है वो फ्लेक्शन की डेफिनेशन का, जब एक जो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेंड कर देता है जॉइंट को, उस मसल को फ्लेक्सर कहते हैं, और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। और यहाँ से आगे एक्सटेंशन की डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड इंसर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन टेंडन लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये एक मसल है, ठीक है। हमारा जो बाजू है इसके ऊपर एक मसल होता है, इसको कहते हैं बाइसेप्स, और जो इसके नीचे एक मसल होता है इसे कहते हैं ट्राइसेप्स। अब जो बाइसेप है इसका एक किनारा जो है इस हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, ये इमूवेबल बोन है, तो हम इसे कहेंगे इसका ऑरिजिन है, ये इसका क्या है, ऑरिजिन है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है मूवेबल बोन है, ये मूवेबल बोन है, तो मूवेबल के साथ जो किनारा जुड़ा होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये इसका क्या है, इंसर्शन है, ठीक है। तो बाइसेप्स का ओरिजिन क्या है, शोल्डर जॉइंट, ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, बाइसेप्स का ओरिजिन क्या है, शोल्डर जॉइंट, और इसका इंसर्शन क्या है, एल्बो जॉइंट, ठीक है, या फिर एल्बो जॉइंट इसका इंसर्शन है। या इसी तरह ट्राइसेप्स का ओरिजिन भी यही है और इसका इंसर्शन भी यही है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, ये आप एमसीक्यूज में लिख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ बाइसेप्स इज शोल्डर जॉइंट, और इंसर्शन में ये आपने एग्जांपल लिखनी है ओरिजिन और इंसर्शन की, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में भी फर्क आपसे पूछता है। बाइसेप्स क्या है, वो कहता है फ्लेक्सर मसल है। देखिए फ्लेक्सर मसल क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास ये बाजू है मेरा, ठीक है। जब एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब एक मसल जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, फर्ज करिए मसल है बाइसेप, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मेरा बाजू इस तरह से मुड़ जाता है, और जब मेरा नीचे वाला मसल जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मेरा बाजू सीधा हो जाता है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और वो जॉइंट पर बाजू को मोड़ दे, ठीक है, तो इस मसल को कहते हैं फ्लेक्सर मसल, ठीक है। जब मसल मूव करे ये फ्लेक्सर मसल, ठीक है। और देखिए ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये मसल रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब जब नीचे वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये रिलैक्स कर गया। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और वो जॉइंट पर बाजू को मोड़ दे, ठीक है, तो उस मसल को कहते हैं फ्लेक्सर मसल, और ये जो मूवमेंट है ना इसे हम कहते हैं फ्लेक्शन। और जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट पर बाजू को सीधा कर दे तो इस मसल को कहते हैं एक्सटेंसर मसल, और जो मूवमेंट है इसे कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसको अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स जो हैं वो एक्सटेंसर मसल्स हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या लिखेंगे आप, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की में फ्लेक्सर मसल्स के आप एग्जांपल में लिख देंगे बाइसेप्स मसल्स और फ्लेक्सर मसल्स, और ट्राइसेप्स मसल्स क्या हैं, एक्सटेंसर मसल्स हैं, ठीक है। और साथ आप जो हैं वो ये एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो कहते हैं दोनों मसल्स ऑपोजिट पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फोर आर्म का मतलब है ये वाली बाजू से फोर आर्म कह रहे हैं, ठीक है। फोर आर्म जो है वो अपवर्ड हो जाती है, ठीक है। ये फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट है, ठीक है। एल्बो जॉइंट पर क्या हो गई है, ये फ्लेक्शन हो गई, और ये एल्बो जॉइंट पर एक्सटेंशन हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो बाइसेप्स जो हैं, अभी आप एंटागोनिज्म की एग्जांपल में लिख सकते हैं कि बाइसेप्स और जो ट्राइसेप्स हैं वो एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स भी आपको सबकी पता चल गई। ओरिजिन इंसर्शन में फ़र्क आ गया, ओरिजिन की एग्जांपल में आप लिखेंगे बाइसेप्स का ओरिजिन शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। ट्राइसेप्स का ओरिजिन जो है वो क्या है, ये भी शोल्डर जॉइंट है। इंसर्शन में आप क्या लिखेंगे, बाइसेप्स का ओरिजिन और ट्राइसेप का दोनों का ओरिजिन एल्बो जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जब जो आपके पास फ़र्क आएगा एंटागोनिज्म, ठीक है। एंटागोनिज्म में आप ये वाली एग्जांपल लिख देंगे कि बाइसेप और ट्राइसेप जो है एंटागोनिस्टिक पेयर बनाते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में जब आपको फर्क आएगा, फ्लेक्शन में बाइसेप्स लिख देंगे, एक्सटेंशन में आप ट्राइसेप्स लिख देंगे, ठीक है। और ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इस पर आप नोट लिखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद लास्ट पे हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स हैं, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस है। स्टूडेंट्स अब ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में इसके कॉजेज बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, वो आपसे पूछते हैं डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस, राइट इट्स कॉजेज। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बोन डिजीज अडल्ट्स के अंदर खासतौर पर बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जो बताते हैं बेसिकली हमारे पास विद इन वुमेन एक ठीक है साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है हमारे पास, ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, और हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने इसे पढ़ा भी है,
एस्ट्रोजन हमारे पास क्या काम करता है, ठीक है। जहाँ पर एस्ट्रोजन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रोल्स होते हैं, वहाँ पे इसका काम ये भी होता है कि इसने हड्डियों के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन करवानी है, ठीक है। जब इस हार्मोन जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है तो एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता। जब एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता, जहाँ पे इसके बाकी काम रुक जाते हैं, वहाँ पे उसका एक काम ये भी रुक जाता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं करता, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो विद इन वुमेन जो है ये हमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ऐसी बीमारी है जिस हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, बूढ़ी ख्वातीन ज़्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास क्या, अब ये इसकी स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में वो आपको बता रहा है, साइंस बता रहा है उसके, या आप साइंस की हेडिंग दे दें, साइंस क्या है उसके, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज हो जाती है डेंसिटी ऑफ बोन्स, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, क्यों, लॉस ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से, ठीक है। अब ये उसके आगे से कॉजेज हैं, ये इसके क्या हैं, कॉजेज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान से जहन में रखना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसके कॉजेज हैं, ठीक है। यहाँ से ये इसके कॉजेज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, किस वजह से हो सकता है, मॉल न्यूट्रिशन, इसके कॉजेज को भी आपने इस तरह से एरो बना के लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉल न्यूट्रिशन की वजह से है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी जिस्मानी काम काज नहीं करते, आप लेटे रहते हैं, इसी की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह, ये तीनों आपने कॉजेज लाजमी लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होता है, तो विद इन ओल्ड वुमेन क्या करते हैं, हम बाहर से एस्ट्रोजन हार्मोन को, ठीक है, इंजेक्ट करवाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसे एस्ट्रोजन थेरेपी कहते हैं। जब ये नहीं ना होता, एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता, तो हम बाहर से एस्ट्रोजन को, ठीक है, इंजेक्ट करवाते हैं। In old age, there is a decreased secretion of growth hormones and also leads to decrease of deposition of minerals into the bone matrix, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स हमने पढ़ा, सोमेटोट्रोफिन एक ग्रोथ हार्मोन है, जब उसका भी काम यही है, एक खास हद तक वो जो है वो ग्रोथ करवाता है, लेकिन जब उसकी ग्रोथ जो है जिस्म की जो है वो ग्रोथ मुकम्मल तौर पर कर गया है, अभी भी सोमेटोट्रोफिन रिलीज होता है। तो अब सोमेटोट्रोफिन क्या काम करेगा, अब सोमेटोट्रोफिन जो है वो ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है, वो जो है वो कैल्शियम की डिपोजिशन या मुख्तलिफ आयंस की डिपोजिशन करवाएगा और हड्डियों को जो है वो क्या बनाएगा, मजबूत बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है मैंने आपको पहले बताया, आर्टिस जो है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर जो है लफ्ज़ ये जॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो आर्थराइटिस का क्या मतलब हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। आर्थराइटिस की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने, ठीक है, इसकी अक्यूरेंस लिखनी है, कहाँ कहाँ पर किन किन में होता है, ठीक है। तो आपने बताना है अक्यूरेंस में आपने लिखना है कि ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है, ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और आपने इसके साइंस लिखने हैं, इसके साइंस क्या है हमारे पास, ठीक है। साइंस इसके ये डिस्क्रिप्टाइज पेन, दर्द होती है, स्टिफनेस, सख्ती आ जाती है जॉइंट्स के अंदर, खासतौर पर वेट बियरिंग जॉइंट, वेट बियरिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, पैल्विक बोन्स जो हैं वो वेट बियरिंग बोन्स में आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह हिप जॉइंट हो गया और एंकल जॉइंट, पैल्विक जॉइंट को हिप जॉइंट भी हम कहते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है, हेडिंग देंगे, ट्रीटमेंट क्या, आर्थराइटिस का पेन किलर लेते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, लेकिन आर्टिस का मतलब ही क्या है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हो क्या गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम मेडिसिन, ठीक है। अब आर्थराइटिस की कई सारी टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक है गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है, आप इसको ये समझ लें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, डीजनरेशन हो जाती है कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट्स। स्टूडेंट्स हमने देखा था हमारे पास एक हड्डी लेट्स सपोज यूँ है और एक हड्डी जो है वो ऊपर से इस तरह से, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो कार्टिलेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ना हमारे इसके ऊपर कार्टिलेज इस तरह से क्लियर होती थी कार्टिलेज की, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज है वो उम्र के साथ साथ कम होता जाता है, इसे हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं, ये उम्र के साथ साथ कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जब हड्डियाँ कार्टिलेज खत्म हो जाती है तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द और सख्ती स्टार्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। डिजनरेशन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट्स और ड्यू टू डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट प्रोडक्शन, लुब्रिकेंट कहते हैं लिक्विड को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन जब कम हो जाती है, ठीक है, तो इससे भी हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकते हैं, ठीक है। जब हड्डियाँ यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो हड्डियों के जुड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट्स में बिकम टोटली इमूवेबल, ठीक है। उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन होती है मेम्ब्रेन्स के एट जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट्स के लिए ना खास किस्म की इस तरह से इस साइड पर इस साइड पे मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स में क्या है, फटीग है, कम दर्जे का बुखार, दर्द और स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। गाउट जो है, ठीक है, यूरिक एसिड, इन बंदों की किडनी सही तरह से काम नहीं करती, उनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल जब ज़्यादा हुआ होता है तो उनके यूरिक एसिड जो है वो उनके हड्डियों जोड़ों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, इसे गाउट कहते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पर पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये चैप्टर मुकम्मल हो गया, हमने इस चैप्टर के तमाम पॉइंट्स को देखा। अब अगेन इस चैप्टर का एक्सरसाइज जो है ये आपका एक होमवर्क है, आपने इसमें से देखना है, अगर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती, तो अगर किसी में मसला है तो आप लोग जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप लोग जो है वो इस चैप्टर को कर लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। और होपफुली आप लोगों की वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही।